हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। आज का जो टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित परीक्षा में हर साल कुछ न कुछ पूछा जाता है। इसके पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं, साइक्लोट्रॉन का डायग्राम, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत, थोड़ी संक्षिप्त जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज समझेंगे हम कि साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यविधि। मान लो किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। चित्र देखेंगे कि इसमें डीज के केंद्र, हम डीज का देखेंगे, डीज दो डीज होते हैं, D1 D2। मान लो किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से, डीज पर जो केंद्र रहेगा वहां पर एक आयन स्रोत रहेगा, वहां से धनायन कण को निकालेंगे। m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। जो आयन स्रोत रहेगा, जो आयन निकालने का काम करेगा, आयन को उत्पन्न करने का काम करेगा, जिसका द्रव्यमान रहेगा m और उस पर आवेश रहेगा q, तो धनायन उत्पन्न होता है। तो हम देखेंगे डीज कैसा होता है। साइक्लोट्रॉन की संरचना पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए देखते हैं। तो ये हो गया डीज। यहाँ पर ऊपर दिख रहा है चुंबक, और ये चुंबक का एस ध्रुव नीचे, ये चुंबक है। ये जो साइक्लोट्रॉन का डीज है उनके लंबवत रहता है। तो इसको देखेंगे, यहाँ पर ये जो केंद्र दिख रहा है इसको बोलते हैं आयन स्रोत। ये जो केंद्र दिख रहा है यहाँ पर ये पूरा डीज है। तो डीज दो भागों में बटा है, D1 D2। इसका ये सेंटर पॉइंट यहाँ होगा। यहाँ जो है यहाँ पर आयन स्रोत रखेंगे। आयन स्रोत यहाँ से धनायन उत्पन्न करेगा। धनायन उत्पन्न करेगा तो वो धनायन जो है वो वृत्तीय मार्ग में गति करेगा। यहाँ पर हम दो प्रकार का क्षेत्र लगाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ऊपर और नीचे लगा हुआ है, डीज के ऊपर और नीचे ऊर्ध्वाधर दिशा में, और इसके क्षैतिज दिशा में डीज पर हम एक विद्युत दोलित्र को जोड़ देते हैं, जो कि यहाँ पे जो धनायन रहता है उसको वोल्टेज देने का काम करता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, फिर देखेंगे। तो मान लो किसी क्षण डीज के केंद्र पर स्थित आयन स्रोत से m द्रव्यमान तथा q आवेश वाला धनायन उत्पन्न होता है। आयन स्रोत जो केंद्र पर रहेगा उसका मुख्य कार्य रहेगा धनायन उत्पन्न करना। अब हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कौन कौन से धन आवेशित कण है, जैसे प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन। यदि उस क्षण D1 ऋणात्मक विभव पर, डीज हम दो दिखे, D1 D2 दो डीज होते हैं, हमको विद्युत क्षेत्र को, दोलायमान विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार सेट करते हैं, जैसे ही आयन स्रोत से धनायन निकलता है उसी क्षण D1 जो है ऋणात्मक विभव पर और D2 को धनात्मक विभव पर हम सेट कर देते हैं। तो धनायन जो है, अब चूंकि धनायन है तो धनायन जो है ऋणात्मक विभव पर जो प्लेट रहेगा, जो डीज रहेगा, उस ओर आकर्षित होगा। तो धनायन जो है D1 के अंदर प्रवेश कर जाएगा। अब चित्र में फिर से देखेंगे, ये धनायन, ये आयन स्रोत है, यहाँ से धनायन निकला, और धनायन जैसे यहाँ से निकलेगा तो हम विद्युत दोलित्र से विद्युत की मात्रा को इस प्रकार सेट करेंगे कि D1 ऋणात्मक पर हो जाएगा और D2 धनात्मक। D1 कैसे हो जाएगा? ऋणात्मक। D2 कैसे हो जाएगा? धनात्मक। जैसे ही आयन स्रोत से धनायन निकलेगा ये गैप में रहेगा। अभी ये गैप जो है ये D1 और D2 के बाहर है, ये दोनों के बीच में गैप होता है, हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो धनायन, आयन स्रोत से धनायन निकलेगा और ये विद्युत क्षेत्र में रहेगा, अभी D1 में अंदर प्रवेश नहीं किया है। तो विद्युत दोलित्र को उस समय इस प्रकार सेट करते हैं कि जो D1 है ऋणात्मक पर आ जाएगा और D2 धनात्मक। ज्यों ही
D1 ऋणात्मक पर रहता है तो यह जो आयन स्रोत रहता है वहां से धनायन निकलता है, तो धन आयन ऋण आयन की ओर आकर्षित होगा और ये धन आवेशित कण जो है D1 में प्रवेश कर गया। D1 में प्रवेश करेगा, जैसे ही ये खोखले रहता है D1 D2 अंदर से D खोखला रहता है, तो जैसे ही ये खोखले चालक रहता है, ये धातु का बना रहता है, तो यहाँ पर हम जानते हैं खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। तो यहाँ पर जो धनायन प्रवेश करेगा तो विद्युत क्षेत्र ये धनायन स्रोत पर धनायन पर काम नहीं करेगा। धन आवेशित कण पर ये विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा D1 के अंदर। तो D1 में सिर्फ एक क्षेत्र काम करेगा, चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र जो रहता है वो आयन के जो है धन आयन जो रहता है उस पर लंबवत पड़ता है। चित्र में हम देखेंगे कैसे लंबवत होता है, ये कोशिश करेंगे। जो चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ऊपर से नीचे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऊपर से नीचे। तो जैसे ही धनायन D1 पर जाता है तो विद्युत क्षेत्र उस पर काम नहीं करता। धन आयन पर D1 के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण गति करेगा। ये जो आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर चुंबकीय लारेंज बल कार्य करता है और चुंबकीय लारेंज बल आयन को धनायन को वृत्तीय मार्ग में ऐसे मोड़ देता है। ये धनावेशित कण वृत्तीय मार्ग में D के अंदर वृत्तीय मार्ग में मुड़ गया। जैसे ही वे धनायन वृत्तीय मार्ग के D1 के आखिरी छोर पर आता है, उसी क्षण हम विद्युत दोलित्र को फिर इस प्रकार सेट कर देते हैं कि जैसे ही धनायन विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है D1 से निकालकर विद्युत क्षेत्र में आ जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में जब आता है उसी समय विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार सेट करते हैं कि उस समय D2 ऋणात्मक हो जाता है। जैसे ही ये धनायन D1 से निकलकर विद्युत क्षेत्र में आता है तो विद्युत दोलित्र को इस प्रकार सेट करते हैं कि D2 ऋणात्मक विभव पर आ जाता है और D2 धनात्मक विभव पर आ जाता है। तथा विद्युत क्षेत्र में धनायन पर ऊर्जा देते हैं, उसको ऊर्जा मिल जाता है इसको, और ऊर्जा मिलने के कारण धनायन विद्युत क्षेत्र को पार करके D2 में प्रवेश कर जाता है और D2 में प्रवेश करते उस समय उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका वेग बढ़ जाता है और इसकी जो मार्ग की जो त्रिज्या है वो बढ़ जाती है। ये केंद्र है, इसकी जो त्रिज्या था वृत्तीय मार्ग का, ये वृत्तीय मार्ग का त्रिज्या बढ़ जाएगा और फिर से ये D2 से बाहर निकलेगा, विद्युत क्षेत्र में आएगा, तो उसी समय D1 फिर ऋणात्मक हो जाता है। हम विद्युत दोलित्र को सेट कर देते हैं, ऐसे सेट रहता है विद्युत दोलित्र। ज्यों ही धनायन एक डिश से बाहर निकलता है, विद्युत क्षेत्र में आता है, तो दूसरा डिश जो है ऋणात्मक हो जाता है और उसको एनर्जी भी मिल जाता है विद्युत क्षेत्र के कारण, और वो बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर गति करता है। यहाँ देखिए, अब यहाँ से इस मार्ग की त्रिज्या बढ़ गई और ये जो धनायन है वृत्तीय मार्ग पर गति करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है और ज्यादा वृत्तीय भाग को घेरते हुए, ये डीज के वृत्तीय भाग को ज्यादा घेरते हुए इस प्रकार से ये गति करता है वृत्तीय। अब देखेंगे फिर से थोड़ा पढ़ करके यहाँ पर, जो ही धनायन D1 के अंदर प्रवेश करता है उस पर कार्य करने वाला विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। जैसे ही धनायन D1 में प्रवेश करेगा तो उस पर कार्य करने वाला विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। हम देख चुके हैं, क्योंकि खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इस बात को हम जानेंगे। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, किंतु इस क्षण धनायन पर उसी गति के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। हम जानते हैं, जब खोखले चालक के अंदर धनायन प्रवेश करता है तो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, तो उस पर उसकी गति के लंबवत केवल एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। और चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं चुंबकीय लारेंज बल का लगना, जब धनायन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है
तो उस पर एक बल लगता है जिसको कहते हैं चुंबकीय लहरीन बल, और चुंबकीय लहरीन बल के कारण धनायन वृत्तीय गति करने लगता है। डिस्क के अंदर जो धनायन है वो वृत्तीय गति करने लगेगा। हम देखेंगे फिर से एक बार चित्र में। ये देखिए, ये डिस्क के अंदर ये जो धनायन है वृत्तीय मार्ग में चला जाता है। देखिए वृत्तीय मार्ग में चला गया, ऐसा गोल गोल घूमने लगा दोनों डिस्क के अंदर। अब विद्युत क्षेत्र में जैसे ही आता है उस पर उसको त्वरित कर देता है विद्युत क्षेत्र, उसके वेग को बढ़ा देता है, और वेग को बढ़ाने के कारण ये जो वृत्तीय मार्ग में बढ़ती हुई त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करता है। तो साइक्लोट्रॉन में हम देखते हैं एक चालक डीज रहता है, 2 डीज रहता है, उसके अंदर धनायन गति करता है, तो उस पर 2 क्षेत्र काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। क्योंकि किसी भी डीज में धनायन को गति करने में लगा समय वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता। जब धनायन किसी भी डीज में गति करेगा तो जो समय लगेगा, किसी भी डीज में धनायन को गति करने में जो समय लगेगा वो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या और धनायन के वेग पर निर्भर नहीं करता। समय जो लगता है एक डीज से दूसरे डीज में जाने में और गोल गोल वृत्तीय मार्ग में घूमने में जो समय लगता है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। आगे पढ़ते हैं इसमें। धनायन को प्रत्येक डीज में गति करने में समान समय लगता है। धनायन जो रहता है वो एक डीज से दूसरे डीज में प्रवेश करता है तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है, मार्ग का जो घेरा बढ़ जाता है, लेकिन जो गति करने में समय जो लगता है वो चाहे वृत्तीय मार्ग छोटा हो बड़ा हो समान समय लगता है। किसी भी डीज में गति करने के पश्चात जो ही धनायन गैप में पहुंचता है, जब वो गैप में पहुंचेगा तो वह पुनः विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाएगा, हम जानते हैं, देख चुके हैं। जब धनायन जो है एक डीज से बाहर निकलता है तो गैप में पहुंचता है तो विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आ जाता है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये डीज बना हुआ है, ये डीज से जैसे धनायन पार करेगा ये बीच के गैप में आ जाएगा। ये बीच के गैप में विद्युत क्षेत्र काम करता है। विद्युत क्षेत्र जो है धनावेशित कण की ऊर्जा को बढ़ा देता है, वेग को बढ़ा देता है, और वो सामने वाले जो डीज है उसको ऋणात्मक कर देता है। दोलायमान विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जो ही धनायन एक डीज से बाहर निकलता है, धनायन जब एक डीज से बाहर निकलता है अगला डीज ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। ये इसका मुख्य काम है। यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र लगा है, जब धनायन एक डीज से बाहर निकलता है और अगला डीज ऋणात्मक विभव पर आ जाता है। विद्युत क्षेत्र का मुख्य कार्य यही है कि अगले डीज को ऋणात्मक विभव पर ले आना। और चुंबकीय क्षेत्र साइक्लोट्रॉन में क्या कार्य करता है, जो धनायन रहता है उसको खोखले चालक के अंदर वृत्तीय मार्ग में मोड़ देता है। धनायन अगला डीज की ओर त्वरित हो जाता है। ये देखिए, जब ऐसे आ गया यहाँ पर धनायन ये किनारे में आ गया, D2 के किनारे में आ गया, तो यहाँ पर फिर विद्युत क्षेत्र आ जाता है। जैसे ही ये धनायन विद्युत क्षेत्र में आएगा D2 से बाहर निकलकर D1 ऋणात्मक पर आ जाता है, D1 ऋणात्मक पर आ जाता है, और फिर ये वृत्तीय गति करते हुए वृत्तीय गति करेगा और अंत में यहाँ पर एक विक्षेपक प्लेट रहता है EF। विक्षेपक प्लेट की सहायता से एक W खिड़की बना रहता है। ये W है, खिड़की बन रहता है। खिड़की से विक्षेपक प्लेट की सहायता से इस धनावेशित कण को हम लक्ष्य पर हिट कराते हैं, और लक्ष्य पर हिट कराते हैं तो यहाँ जो परमाणु रहता है, जो रेडियोएक्टिव तत्व रहता है, उसकी सहायता से हम अपार ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। हम नए तत्वों की, नए एलिमेंट की खोज कर सकते हैं और रेडियोएक्टिव तत्व की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व है। यहाँ से जो धनायन निकलता है उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है, उस पर बहुत त्वरण रहता है, वो लक्ष्य पर आके टकराता है, जिससे हम
लक्ष्य पर रखे हुए पदार्थ में से रेडियोएक्टिव पदार्थ को अलग करते हैं, नए तत्व की भी खोज करते हैं। तो ये है इसका उपयोग। अब आगे फिर देखिए, धनायन अगला डिश की ओर त्वरित हो जाता है और बढ़ती हुई चाल से उसके अंदर प्रवेश करता है। धनायन के वेग v के बढ़ने से r का मान भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र में आता है धनायन, तो उसका वेग क्या हो जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे वृत्तीय मार्ग का घेरा भी बढ़ते जाता है। हम देख चुके हैं जब डीज में से ये आयन स्रोत है, आयन स्रोत से जो धनायन निकलता है विद्युत क्षेत्र में रहता है। पहले विद्युत क्षेत्र में वो फिर वो D1 में प्रवेश करता है, क्योंकि उसी समय आयन स्रोत से आयन निकलता है तो D1 ऋणात्मक हो जाता है। और ये चुंबकीय D1 पर जब रहता है तो धनायन पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। और धनायन पर D1 में चुंबकीय क्षेत्र काम करता है तो धनायन का मार्ग वृत्तीय हो जाता है। फिर D1 से निकलकर विद्युत क्षेत्र में आता है, विद्युत क्षेत्र उसकी वेग को बढ़ा देता है और वेग को बढ़ाता है। दूसरी कार्य ये करता है कि वो सामने वाले डिश को ऋणात्मक विभव पर ले आता है। तो धनायन की वेग बढ़ने के साथ साथ उसकी त्रिज्या का मार्ग भी बढ़ जाता है। ये बड़ा घेरा में गति करने लगता है और ऐसे फिर वो D1 में आ जाता है, फिर वृत्तीय मार्ग में आ जाता है, उसका वेग बढ़ जाता है। तो उसका जो त्रिज्या है, घेरा है, वृत्तीय मार्ग का जो घेरा है वो देखिए घेरा बढ़ गया। फिर अगले बार फिर ये D2 से D1 में प्रवेश करता है तो फिर से इसका घेरा बढ़ जाता है और ये गोल गोल वृत्तीय मार्ग में धनायन घूमता है, दोनों डिश के पूरे क्षेत्रफल को तय करता है और अंत में विक्षेपक प्लेट EF की सहायता से, W खिड़की की सहायता से हम धनायन के स्रोत, जिसका ऊर्जा बहुत ज्यादा रहता है, जिसका वेग अधिक हो जाता है, उसको हम लक्ष्य पर हिट करके हम जो चीज चाहते हैं जानना, ज्ञात करना, उसको ज्ञात कर लेते हैं। अतः धनायन अधिक त्रिज्या के मार्ग में वृत्तीय गति करता है, किंतु उस डिश के अंदर गति करने में उतना ही समय लगता है, चाहे वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या कम हो चाहे बड़ा हो। एक डिश से दूसरा डिश में जाता है और एक घेरे को धनायन तय करने में समान समय लगता है, चाहे वृत्तीय मार्ग अधिक हो चाहे वृत्तीय मार्ग कम हो। यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। जो ही धनायन गेप में पहुंचता है अगले डिश का विभव ऋणात्मक हो जाता है। इसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि धनायन जो है जब गेप में पहुंचेगा मतलब विद्युत क्षेत्र में पहुंचेगा, तो अगला वाला डिश क्या हो जाता है, ऋणात्मक, जिसके कारण धनायन जो है गेप में आने के बाद अगले डिश में प्रवेश कर जाता है, जिससे धनायन त्वरित होता चला जाता है। धनायन जो है का वेग बढ़ भी जाता है। अब डिश में गति करता हुआ धनायन पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, उसको अपार ऊर्जा मिल जाता है। जब डिश में गति करेगा धनायन तो उसको अपार ऊर्जा मिल जाता है और उसे एक विक्षेपक प्लेट EF की सहायता से एक डिश में बनी खिड़की W से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये था हमारा कार्यविधि साइक्लोट्रॉन का, और ये है कार्यविधि। कार्यविधि को बहुत अच्छे से समझना है। डायग्राम जो है वो मेन है। और अब पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की जो वृत्तीय मार्ग में घूमता है तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे, और जो साइक्लोट्रॉन में दोलायमान जो विद्युत ऊर्जा रहती है उसकी आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के लिए सूत्र।